नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार महापंचायत में कहा है कि किसानों को अपनी खड़ी फसल को जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसानों ने बिना बात को सोचे समझे अपनी फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। हालांकि अब किसान नेता किसानों को समझाने में जुटे हैं कि अपने खून पसीने की कमाई को नष्ट न करें, लेकिन प्रदेश में कई जगहों से फसल नष्ट करने की तस्वीरें सामने आ रही। किसान नेताओं के एक ऐलान पर किसान क्या कुछ कर सकते हैं, इस बात का जीता जागता उदाहरण इन दिनों हरियाणा में साफ नजर आ रहा है, जहां अपनी फसल को बच्चों की तरह पालने वाले किसान इन दिनों खेतों में लहलहा रही फसल को नष्ट करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला अंबाला से सामने आया, जहां दिन चढ़ते ही एक किसान अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में जा पहुंचा और अपनी गेहूं की फसल को नष्ट करने लगा। किसान से जब बात की गई तो कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश दिखा और केंद्र सरकार से कानूनों को रद्द करने की मांग की। टिकैत साहब ने कहा था हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, पर फसल को हम आग नहीं लगा सकते क्योंकि ये हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं इसको, तो इसलिए हमने इसको बाना बेटर समझा। क्योंकि इसको हम मंडी में तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा जो बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे प्रेस चल रहा है वो चल रहा है। अभी मैं 22 तारीख को वहाँ से आया हूँ दिल्ली से, मेरी ट्रैली वहीं पे खड़ी है। जब मामले की भनक किसान नेताओं को लगी तो किसान नेताओं ने फसल नष्ट कर रहे किसानों को फसल नष्ट करने से रोककर उसे समझाया भी। मुझे प्रेस वालों का फोन आया था, ये गुरप्रीत नाम का लड़का, ये अपने खेत 7 एकड़ ज़मीन है इसकी, यहाँ पे ये एक सिरे से बहाने शुरू किया था। तो मुझे पता लगा, मैं भागा यहाँ आया अपनी गाड़ी लेकर, तो 1-2 और अपने मित्रों को साथ लेकर आया और इसको मना किया भी ऐसा नहीं करना। टिकैत ने जो बात कही थी अब उसने उसको बंद कर दिया है भी ऐसा नहीं करना। ये जो हमारी खेती बाड़ी है, हमारे बच्चों की तरह पालते हैं भी, इसको नष्ट नहीं करना है। हमारे देश में पहले ही भूखमरी है, हमारे 33% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मुहैया होती है। अगर हम सभी ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो हमारा देश भूखा मर जाएगा। किसान आंदोलन का असर देश के लोगों में किस कदर है, इस बात का अंदाजा आप इन 3 तस्वीरों से देखकर लगा सकते हैं। किसान अपनी फसल से पूरे साल की उम्मीद लगा कर रखता है, उसी फसल को वो खेत की मिट्टी में मिला दे रहा है। दरअसल राकेश टिकैत ने एक उदाहरण सरकार को धमकी भरे अंदाज में दिया था कि ये किसान आंदोलन के लिए अपनी फसल को भी आग लगा देगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होने देगा। किसानों ने इस धमकी को गंभीरता से ले लिया, जबकि राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की है कि वे फसल को बर्बाद ना करें। जगह जगह से फसल बर्बाद करने की खबर आ रही है। करनाल में भी किसानों ने 5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और उसे बर्बाद कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कुछ और, लेकिन किसानों ने समझा कुछ और। इस बार सवाल ये भी उठता है कि किसान नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करने की जरूरत ही क्या है। और अब किसान नेता किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी फसल बर्बाद ना करें। 2 दिनों से देख रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को जोत रहा है। देख के बड़ा दुख होता है। ये फसल हमने बच्चों की तरह पाली है, लेकिन उसको जोतना बहुत एक दुखदाई है। और हमारे जो किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है। साथियों, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि टिकैत साहब का भी ये कहना नहीं था कि फसलें जोत दी जाएं, ये कहना उनका नहीं था। अगर कोई भाई किसी की समझ में बात नहीं आई है तो वो अलग बात है। सभी भाई इस बात को अपने ध्यान में लाएं, औरों को भी बताएं। किसी भाई ने अपनी फसल नष्ट नहीं करनी है, किसी भाई ने आत्महत्या नहीं करनी है। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस इस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है। सब इस लड़ाई में शामिल जरूर रहिए, लेकिन फसलें मत जोतिए। बयान दिया था सरकार को, कई बार हो जाता है कुछ बयान दे वो हमारी एक सरकार को चेतावनी है कि अगर और परेशान करोगे किसान को तो ऐसा फैसला हो सकता है। अभी फाइनली फैसला नहीं किया।
जाहिर है किसान आंदोलन को लीड कर रहे नेताओं की हर बात किसान मान रहे हैं। अब अपील के बाद उम्मीद है किसान अपनी फसल बर्बाद नहीं करेंगे। वही बात किसान आंदोलन की करें तो करीब 90 दिनों से किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर अड़िग हैं और आंदोलन हर दिन नया रंग लेकर सामने आता है और साथ ही हर रोज आंदोलन को मजबूती भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले अनिल विज जेपी नड्डा से मिलने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद रक्षा मंत्री से मिलकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। मीटिंग के बाद अनिल विज ने बताया कि मिशन उड़ान 3 के तहत अंबाला छावनी में सिविल एविएशन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह जी से अंबाला छावनी में उड़ान 3 के तहत नागरिक उड्डयन के लिए मंजूरी मिली थी, एयरपोर्ट बनाने के लिए, और रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर ये मंजूरी दी थी कि ये इसकी जो एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप को इस्तेमाल करना है तो सिविल एविएशन के लिए जो एयरपोर्ट बनाना है वो एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते ज़मीन पर ही बनाया जा सकता है। अंबाला छावनी का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो डिफेंस की लैंड में है, इसलिए उसको बनाने के लिए डिफेंस की ज़मीन चाहिए और एयरफोर्स तक की कनेक्टिविटी के लिए एयरफोर्स से रास्ता चाहिए। और वहीं डीजीपी मनोज यादव के कार्यकाल बढ़ाने के मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि एक्सटेंशन का प्रावधान ही नहीं है, 2 साल तक एक डीजीपी काम कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे आदेश दिया था कि डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का हो सकता है और उसमें उन्होंने प्रक्रिया का भी चयन किया था कि जो सीनियर अधिकारी होंगे उनका एक पैनल भेजा जाएगा और यूपीएससी उसमें से 3 नामों का चयन करेगी और उन 3 नामों में से सरकार आगे के लिए डीजीपी लगाएगी। क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके तो इसलिए हमने वो पत्र लिखा। और अब बात चंडीगढ़ की करते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस ने बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार की है। साथ ही कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर भी मंथन किया है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार इस बार अच्छा बजट लेकर आए ताकि हरियाणा की जनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा बजट आता है तो कांग्रेस भी इसकी तारीफ करेगी। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर हुड्डा ने सरकार से 2 कदम आगे बढ़ाते हुए किसानों की मांग मानने की अपील की। लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। 2 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे वो विड्रॉ कर गए, बाकी रोज बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है उनके तो कई 1-2 विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। तो पता लग जाएगा जब मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे पे नकाब होंगे या जो कौन कहाँ खड़ा पता लग जाएगा। तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है और अन्नदाता इतने दिन से घर से बाहर बैठा है तो ये देश का नुकसान होगा। बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा भारी देश का नुकसान है। अब समय आ गया केंद्र का सरकार को स्वयं 2 कदम 2 स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड की जरूरत नहीं है। अब 2 स्टेप फॉरवर्ड जाके उनका फैसला कराना चाहिए। 2 कदम ये आगे जाएंगे तो 1 कदम किसान भी पड़ेगा ताकि इसका समाधान निकले।
बातचीत से निकलेंगे। वो तो कदम कह रहे हैं किसानों के हित के फैसले करो, किसानों की मांग पूरी करो। था हमारे समय में कि डीजल हिंदुस्तान में सारे अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में सबसे सस्ता मिलता था। हरियाणा में हमारे समय में जो वैट था डीजल पे वो 9.24 था शायद, अब 17.22 कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने। तो अब इतना बोझ पड़ रहा है, जो महंगाई है वो और ज्यादा बेरोजगारी लाती है, तो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। कोरोना काल रहा है, लोग बेरोजगार रहे हैं, मदद करने के लिए और टैक्स पे टैक्स नहीं। और वहीं सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया है। विज ने नेता विपक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले बयान का भी जवाब दिया। देखिए, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से तो विश्वास मत प्राप्त कर ले, आपस में तो मिलकर के बैठ नहीं सकते। जब बैठते हैं एक नेता का मुंह पूर्व को होता है, दूसरे का पश्चिम को होता है। अब कोई इनकी तस्वीर देख लो जो अखबारों में छपती है या टीवी में आती है, इनका आपस में तो भरोसा है नहीं है। तो ये हमारे लिए तो जब मर्जी आ जाए हम तो तैयार हैं, और चारों खाने चित्त गिरेंगे जो विधानसभा के अंदर। और वहीं पंचकुला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। रतनलाल कटारिया ने कहा है कि पीएम के खिलाफ कांग्रेस जहर उगल रही है, लेकिन बीजेपी सरकार 2024 ही नहीं 2029 में भी बननी तय। और यहाँ तक के क्या कि कभी कोई क्या नाम था उसका, रेहाना आ जाती है, कभी एक और थी ग्रेटा, वो आ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे बाहर के लोगों को कि जितना जहर समुद्र मंथन से भी नहीं लिख रहा था, जितना जहर मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उसके अंतर दल जो है वो कर रहे हैं, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। अभी 24 भी हमारा है, 29 भी हमारा है। थैंक यू। और वहीं सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। 45 साल के मंगल सिंह पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले थे। वो 12 फरवरी से आंदोलन में शामिल थे और लंगर बनाने का काम किया करते थे। उनके साथियों ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान नेताओं ने महापंचायत में भारी भीड़ का दावा किया, लेकिन महापंचायत में कम संख्या में लोग पहुंचे। वहीं महापंचायत में कृषि मंत्री का विरोध किया गया है। कृषि मंत्री के भीड़ वाले बयान से किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। जेपी दलाल ने कहा था कि भीड़ से कानून नहीं बदलते हैं। और वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम ने चंडीगढ़ में उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले तमाम गांवों में प्रस्तावित और चालू प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क और बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित प्रोजेक्ट्स को निर्धारित अवधि में पूरा करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही गई। जिन प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित गांव में जमीन की कमी थी, उनके लिए आस पड़ोस में जमीन की तलाश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने उचाना विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एजेंडे पर पॉइंट वाइज चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करके उचाना कस्बा का बाईपास रोड 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। और वहीं हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की तरफ से चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कल्याण अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो महीने में 2 दिन किसी भी गांव में जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। ऐसा न हो कि जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ उठा पाने से वंचित रह जाएं।
डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सही व्यक्ति को योजनाओं का हर हाल में लाभ मिलना चाहिए। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाने की बात भी उन्होंने कही है। और वहीं नेलोर सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की पैरोल एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मार्च तक के लिए ओपी चौटाला की पैरोल अवधि को बढ़ा दिया है। बता दें कि ओपी चौटाला ने रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। टीचर भर्ती घोटाले की सजा काटने वाले ओपी चौटाला ने उम्र और दिव्यांगता के आधार पर रिहाई देने की मांग की। इससे पहले 21 फरवरी को ओपी चौटाला की पैरोल 23 फरवरी तक के लिए बढ़ाई गई थी, जिसे एक बार फिर से बढ़ाकर 9 मार्च तक के लिए कर दिया गया। और वहीं चरखी दादरी उपायुक्त राजेश जोगपाल चरखी दादरी के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने बताया कि मंसूरी में प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और वहीं पर ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे और इसी वजह से वैक्सीन नहीं ले पाए। इसके अलावा उन्होंने लोगों को भी वैक्सीन के प्रति जागरूक किया है और कहा कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें ताकि कोरोना वायरस से बच सकें। और वहीं कोरोना काल के बीच हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। कल से तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। सुबह 10 बजे दोपहर 1:30 बजे तक क्लास का समय रहेगा। शर्त यह है कि बच्चों को अपने परिजनों से लिखित में अनुमति लेकर आना होगा। साथ ही जिन बच्चों के माता पिता ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई की भी छूट दी जाएगी। स्कूल में एंट्री करने से पहले विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल के नियमों का पालन किया जाएगा। छात्रों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही उनका स्कूल से नाम काटा जाएगा। प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों को खोलने का खाका भी प्रदेश के शिक्षा महकमे के द्वारा तैयार कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे पहले फेज़ में। उसके बाद जब वो फेज़ सफल हुआ था तो 6ठी से 8वीं यानी माध्यमिक विद्यालय खोले गए थे। अब प्राइमरी स्कूल लेकिन पहली से 5वीं नहीं बल्कि तीसरी से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। 24 तारीख से यानी बुधवार से ये स्कूल खोले जा रहे हैं। एक प्राइमरी विद्यालय में इस वक्त मौजूद है। तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। किसी भी तरह से कोई ऐसी लापरवाही ना बरती जाए। बाकायदा सैनिटाइज स्कूल को किया गया है। बैठने की व्यवस्था भी ठीक तरह से, क्योंकि कई दिन से स्कूल बंद थे, ऐसे में वो तमाम व्यवस्थाएँ मुकम्मल की गई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह गरेवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह के जो इंतजामात हैं और हिदायतें किस तरह की उनके द्वारा जारी की गई हैं। सर, जिस तरह से जो स्कूल खोलने की बात कही गई थी, पहले 9वीं से 12वीं, उसके बाद 6ठी से 8वीं, तीसरी से 5वीं तक के विद्यालय खोले जाएंगे, किस तरह की हिदायतें और किस तरह से जो अनुदेश निर्देश जारी किए गए? तीसरी से 5वीं के लिए भी वही हिदायतें जारी की गई हैं जो 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के लिए थी। बैठने के लिए सोशल डिस्टेंस, बच्चे जो है मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और अगर मान लो कोई कोविड-19 से पॉजिटिव बच्चा मिल जाता है किसी कक्षा में तो उस कक्षा की जो है ना छुट्टी कर दी जाएगी। अगर विद्यालय में 1 से ज़्यादा बच्चे मिल जाते हैं कोविड-19 के पॉजिटिव तो उस स्कूल की भी छुट्टी कर दी जाएगी। इस प्रकार की हिदायतें हमने पूर्ण रूपेण विद्यालयों को जारी कर दी है और जो वो लागू होंगी। और वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध रूप से खनन कर प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाने का मामला सामने आया है। अवैध रूप से खनन कर अरावली को नुकसान पहुंचाने के लिए 82 से 85 ट्रांसपोर्टर्स ने आर पार गुरुग्राम के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और अपने काम को अंजाम देने लगे। आरटीए विभाग की माने तो ये लोग इस ग्रुप का इस्तेमाल विभाग के वाहनों की मूवमेंट पर रखते थे और इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा कुछ लोगों को लगा रखा था जो विभाग के वाहनों की लाइव लोकेशन ग्रुप पर डाल देते थे, जिससे कि खनन कर डंपर और ट्रक के ड्राइवर रास्ता बदलकर आसानी से निकल जाते थे। ऐसे में आरटीए ऑफिसर धारणा यादव ने खुद कमान संभाली है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऑफिस के आसपास घूमते रहते हैं। इस पर उन्होंने एक व्यक्ति को काबू कर पूछताछ शुरू की तो ग्रुप का राज खुल गया। धारणा यादव की माने तो विभाग ने ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों की लिस्ट तैयार कर ली है और पुलिस को सौंप दी है। पिछले हफ्ते सूचना मिली कि जो ओवरलोडेड व्हीकल्स चलते हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आर पार गुड़गांव का नाम रख के और उसमें करीब 80 to 85 मेंबर्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 4-5 लोग हैं जो मेन बिचौलिए का काम करते थे। वो हमारे सरकारी व्हीकल्स की मूवमेंट पे नज़र रखते हैं
उन्होंने बहुत सारे अपने साथियों को डिप्लॉय किया हुआ था दिन रात नज़र रखने के लिए, और वो हमारी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में पल पल में डालते रहते थे, जिसकी वजह से जो ओवरलोडेड डंपर्स और ट्रक्स हैं वो दाएं बाएं हो जाते थे। और हमारे वहीं बल्लभगढ़ पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि कल रात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम में रेड मारी थी। इस दौरान कार्रवाई को रोकने की कोशिश हुई, जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से की है। पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम के 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि नर्सिंग होम में भ्रूण लिंग जांच का काम किया जा रहा है, और इसी को लेकर जब छापेमारी हुई तो हॉस्पिटल का स्टाफ रंगे हाथों पकड़ा गया। इस दौरान टीम के साथ बदसलूकी भी हुई, जिसके बाद केस दर्ज हुआ। और वहीं 2 दिन तक शांति के बाद एक बार फिर से तेल कंपनीज ने डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आज दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपए 93 पैसे पर चला गया है। डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार चल रहा है। तेल के दाम देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं। प्रीमियम पेट्रोल तो पहले से ही शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है, और अब जो सामान्य पेट्रोल है वो भी राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जैसे कई शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल में भी आसमान की बढ़ोतरी हुई है, और इस महीने 13 दिनों में डीजल की कीमत में 3 रुपए 84 पैसे का इजाफा हो चुका है। और वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। गुरुग्राम के लोगों को भी हर रोज पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से दो चार होना पड़ रहा है। आज फिर से तेल के दाम बढ़े और लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और विपक्ष बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुरुग्राम ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, और लेकिन लगातार जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं उससे ये तो सुनिश्चित है कि लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में आज भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। 88 रुपये 88 पैसे यानी कि 22 पैसे करीब आज पेट्रोल का रेट बढ़ा है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल की बात की जाए तो 91 रुपये 64 पैसे का रेट आज गुरुग्राम में है, और डीजल का रेट 81 रुपये से पार जा चुका है, और 35 पैसे आज जो डीजल के अंदर बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी लोगों के सामने खड़ी है, और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है कि आखिरकार जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी की तरफ से किसी तरह से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और सीधे तौर पर कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि आप इस मुद्दे को उठाकर लोगों के बीच जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके जहन में कहीं ना कहीं आप उतर पाएंगे और इसका राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी ये साफ किया गया है कि कच्चे तेल के जो दाम हैं इंटरनेशनल लेवल मार्केट पर उसमें बढ़ोतरी हुई है, और उसका एक बड़ा कारण है कि जो लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन और वहीं महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना काल में आपदा भले आपके लिए हो, लेकिन ये मौका सरकार के लिए अवसर लेकर आया है। राहुल ने इस अवसर को सरकार की कमाई से जोड़ा। उन्होंने अखबार की खबर ट्वीट की है जिसमें बताया गया है कि पैसेंजर ट्रेन का किराया 2 गुना होगा, और इसी के साथ राहुल गांधी ने एक शायरी लिखी है जिसमें पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों का जिक्र किया गया। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि लूट ने जुमलों की माया तोड़ दी। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।